हेलो, जोहार, नमस्ते। तो कैसे हैं मेरे झारखंड के सभी क्लास 9 के बच्चे? आशा करते हैं कि आप लोग सभी को स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा से तैयारी चल रही होगी। तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए जो क्वेश्चन पेपर लाया हूँ वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। बोले तो ये आप लोग का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो आज मैं आप लोगों को इसी हिंदी क्वेश्चन पेपर का पूरा ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले खंड का पूरा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उसके बाद खंड खा, उसके बाद खंड ग और लास्ट में खंड घ का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मेरे इस वीडियो पे आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। और इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो गद्यांश से दिया है। तो आपको पहले क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। जो कि ये गद्यांश में जो क्वेश्चन दिया है आप लोग का प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 4 तक दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, गद्यांश पढ़ना है। देखिए किसके बारे में गद्यांश दिया है आप लोग देखेंगे तो दिया है, मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है वह है विचार शक्ति। मनुष्य के पास बुद्धि, विवेक और तर्क शक्ति है, अर्थात उसके पास विचारों का अमूल्य पूंजी है। अपने सद्विचारों की नींव पर ही आज मानव ने श्रेष्ठता की स्थापना की है। उसने मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया है। यही कारण है कि विचारशील मनुष्य के पास जब सद्विचारों का अभाव रहता है तो उसका मानस कुविचारों से ग्रस्त होकर एक शैतान के वशीभूत हो जाता है। मानव बुद्धि जब सद्भाव से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्त रहती है तो उसकी अच्छाइयों का कोई अंत नहीं होता, किंतु जब वहाँ कुविचारों का घर बन जाता है तो पाशविक प्रवृत्तियाँ उस पर हावी होती है। हिंसा और पापाचार का दानवी साम्राज्य इस बात का सूचक है कि मानव की विचार शक्ति जो उसे पशु बनाने से रोकती है उसका साथ देती है। तो देखिए ये गद्यांश में जो दिया है वो आप लोगों को मनुष्य से दिया है कि मनुष्य जो है अपना कुछ भी काम सोच कर करती है, ना कि वो जानवरों को जैसा करती है। तो देखिए इस गद्यांश का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको क्या पूछ रही है, मानव जाति को महत्व दिलाने में किसका योगदान है। तो आप लोग सभी को जानते हैं मानव में क्या होती है, सोचने की क्षमता होती है, विचार करने की क्षमता होती है। इसलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विवेक और विचारों का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या पूछ रही है, मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है। तो मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव ऑप्शन नंबर बी, सद्विचार है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछ रही है, विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता है। तो आपको बताना है कि विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता है। तो चलिए विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता है तो वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्साह नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछ रहा है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि ये गद्यांश जो है एक विचार के बारे में दिया है, इसलिए इसका उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी, विचार शक्ति का। उसके बाद का तो ये काव्यांश में आप लोगों को प्रश्न संख्या 5 से लेके प्रश्न संख्या 8 तक दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका काव्यांश को पढ़ना होगा। तो देखिए ये काव्यांश में क्या दिया है, ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो देखिए ये काव्यांश का जो 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भगवान के डाकिए कौन है। तो आप लोग सभी को जानते हैं कि इस काव्यांश में क्या दिया है, भगवान के डाकिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, पेड़ और पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछ रही है, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है। तो आप लोग सभी को जानते हैं एक देश की धरती दूसरे देश को ऑप्शन नंबर सी सुगंध भेजती है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आपको बताना है इसका काव्यांश में प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आपका है ऑप्शन नंबर ए, दुल्हन के रूप में प्रस्तुत किया है।
अगला क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा है पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं। तो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ आप लोगों का है वो ऑप्शन नंबर बी चिट्ठियाँ बाँचते हैं। अब हम लोग अगला सेक्शन की ओर चलेंगे जो कि है आप लोगों का खंड खा, और इस खंड खा में आप लोगों का व्याकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं कि व्याकरण में कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, और ध्यान से देखेंगे और मेरे द्वारा बताया हुआ एक एक क्वेश्चन को आप क्या करेंगे अपने कॉपी पर नोट डाउन करते चलेंगे। तो देखिए इसमें निर्देश आपको दिया है कि जो व्याकरण से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है प्रश्न संख्या 9 से लेकर 20 तक क्या करेंगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए व्याकरण का पहला क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या पूछा है, परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्द जो पहले जुड़ती है, ऐसे शब्द जो क्या होती है पहले जुड़ती है उसे क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। तो हमें बताना है कि परिवर्तन शब्द में कौन सा शब्द पहले लगा है। तो आप लोग जानते हैं कि परिवर्तन में सबसे पहले क्या लगा है, तो परिवर्तन में सबसे पहले परी लगा है, तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा परी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। उसमें क्या पूछा है देखते हैं कि शब्द में इक प्रत्यय नहीं है। तो जैसे कि अभी आपको मैं बताया उपसर्ग क्या होता है पहले जुड़ता है, उसी प्रकार प्रत्यय जो है आपका बाद में जुड़ता है। तो हमें क्या करना है कि बाद में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है उसको देखना है। लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है कि एक प्रत्यय किसमें नहीं है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि किसमें किसमें एक है। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए की ओर देखेंगे तो धार्मिक में क्या है कि इसका लास्ट में ईक का साउंड आ रहा है, तो इसमें तो ईक का साउंड है। उसी प्रकार आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे, उसी प्रकार आर्थिक में भी क्या है लास्ट में ईक का साउंड आ रहा है, तो इसमें भी आप लोग का क्या है एक प्रत्यय है। उसी प्रकार आप ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो उसमें भी क्या है वार्षिक, यानी लास्ट में क्या चीज़ का साउंड आया ईक का साउंड आया। तो हमें ईक का साउंड किसमें नहीं है उसे देखना है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी की ओर चलेंगे तो इसमें देखेंगे शिक्षित, इसमें ईक का साउंड आ रहा है, तो ये क्या है इसमें ईक प्रत्यय नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी शिक्षित। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, इस नदी में स्वच्छ पानी है, स्वच्छ कैसा विशेषण है। आपको बताना है स्वच्छ कैसा विशेषण है। तो स्वच्छ जो है आपका ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक विशेषण है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक विशेषण। उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखेंगे और क्या पूछा है देखेंगे मानव का सही विशेषण रूप क्या है। तो मानव का सही विशेषण रूप होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मानवीय होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा क्या है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होती है। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप ऑप्शन नंबर सी कवियत्री होती है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा है पुस्तक का बहुवचन क्या है। पुस्तक का बहुवचन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा है कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गाय ने घास खाया, इसमें आपका जो है ने का सही प्रयोग हुआ है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या पूछा है अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द पहले आप जानते हैं, अग्नि का पर्यायवाची शब्द अनल होती है, पावक होती है, आग होती है, मगर ऑप्शन नंबर डी जो है अपूर्व नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपूर्व। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा है प्रसन्न का सही विलोम क्या होगा। तो प्रसन्न का मतलब होता है खुशी, तो इसका विलोम क्या होगा दुखी, यानी कि इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अप्रसन्न। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलेंगे। क्या पूछा है छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो छक्के छुड़ाने का मतलब आप सभी को जानते हैं, किसी को क्या कर देना हरा देना, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परास्त करना। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है अन्य अन्य का सही अर्थ भेद कौन सा है। तो अन्य अन्य का सही अर्थ क्या होगा उसे आपको बताना है। तो अन्य अन्य का सही अर्थ भेद होगा आपका अन्य का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे
प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो है आपका संयुक्त वाक्य है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन क्या है, वह है आपका खंड ग, जो कि आप लोगों का पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपको निर्देश भी दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही क्या करें, विकल्प का चयन करें। तो इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है, और इस गद्यांश को पढ़कर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 24 तक उत्तर देना है। तो देखेंगे इस गद्यांश में क्या दिया हुआ है। सन 1857 में विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ नहीं ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में क्या कर दिया, भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार क्या कर दिया, द्रवीभूत कर देता है। तो इस गद्यांश में आपको क्या समझ में आता है कि लेखक है उनके पत्नी को क्या कर दिया, अग्नि में क्या कर दिया गया, भस्म कर दिया गया। तो उसी से क्या है, इस गद्यांश में क्वेश्चन दिया गया है। तो देखते हैं इस गद्यांश में आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो आप लोग सभी को जानते हैं ये गद्यांश जो था आप लोग का नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ से लिया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है। नाना साहब जब कानपुर से भागने लगे तब वे किसे अपने साथ नहीं ले जा सके? तो आप लोग सभी को जानते हैं वे किसे अपने साथ नहीं ले जा सके, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुत्री को नहीं ले जा सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन 23 में आपको क्या पूछा है देखेंगे। नाना साहब का महल कहाँ था? तो आप लोग सभी को जानते हैं नाना साहब का महल बिठूर में था। क्वेश्चन नंबर 24 में आप देखेंगे अंग्रेजों ने किसे अग्नि में भस्म कर दिया? तो उनकी बालिका मैना को क्या कर दिया, भस्म कर दिया, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोगों का प्रश्न संख्या 25 से जो 28 तक जो दिया गया है वो आप लोगों का पद्यांश से दिया गया है। तो आपको इस पद्यांश को सही से पढ़ना है और इसका सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस पद्यांश को पढ़ना होगा। तो देखेंगे कि पद्यांश में क्या दिया है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत का हवे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रणभेरी। तो इस पद्यांश से जो पहला क्वेश्चन 25 में आपको क्या पूछा है, हरियाली डाली किसका प्रतीक है? तो हरियाली डाली जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता का प्रतीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 26 की ओर देखेंगे तो क्या है देखते हैं। यहाँ मुझे किसको कहा गया है? यहाँ मुझे कैदी को कहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको पूछा है कैदी का संसार कितने फुट का है? तो आप लोग सभी को जानते हैं कैदी का संसार जो है ऑप्शन नंबर बी 10 फुट का है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है, रणभेरी का क्या अर्थ होता है? तो रणभेरी का अर्थ होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, युद्ध का बाजा बजाना। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन 29 की ओर चलेंगे, जिसमें आपको क्या पूछा है, हीरा और मोती किस जाति का बैल था? तो आप लोग सभी को पढ़े हैं हीरा और मोती किस जाति का बैल था? तो वह पछाई का था। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा है, उपभोग भोग ही सुख है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो आप लोग सभी को पढ़े हैं, आप लोग बताएंगे कि ये किस पंक्ति का पाठ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 31 में क्या है, गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए? तो आप लोग सभी को जानते हैं गुरुदेव जो थे वो कहाँ चले गए थे? तो वो है श्री निकेतन चले गए थे, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला? तो आप लोग सभी को जानते हैं उन्हें ऑप्शन नंबर बी चांदी का कटोरा मिला। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको पूछा क्या है, ग्राम श्री कविता में कवि ने
किसे हरता जन मन कहा है? तो आप लोग सभी को जानते हैं किसे कहा है, तो वह है आप लोगों को गाँव को कहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 34 में क्या पूछा है, कवि ने किस दिशा को यमराज की दिशा बताया है? तो आप लोग सभी को जानते हैं कवि ने यमराज की दिशा यानी ऑप्शन नंबर डी में आप देखेंगे दक्षिण दिशा को यमराज का दिशा बताया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे तो वह है आपका क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा है, कबीरदास किसके विरोधी थे? तो आप लोग बताएंगे कि कबीरदास किसके विरोधी थे। तो कबीरदास जो थे पाखंड के भी विरोधी थे, कर्मकांड के भी विरोधी थे और भेदभाव के भी विरोधी थे, इसलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको पूछा है, कवि रसखान मनुष्य के रूप में किस गांव के बाल ग्वाल बनकर जन्म लेना चाहते हैं? तो आप लोग बताएंगे कि कवि जो है किस गांव के बाल ग्वाल बनकर जन्म लेना चाहते हैं, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोकुल के। अगला क्वेश्चन जो है वह 37 में आपको पूछा है, माटी वाली किस शहर में माटी बेचने जाया करती थी? सभी को आप जानते हैं माटी वाली जो थी वह टिहरी गांव माटी बेचने जाया करती थी। नंबर 38 में क्या है, गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? तो गोपाल प्रसाद जो थे विवाह को बिजनेस मानते थे, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अंतिम की ओर चलेंगे। वो है क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा है, लेखिका की दादी किस प्रकार की व्यक्ति को सही राह पर ले आई? तो आपको बताना है कि लेखिका की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई। वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एक चोर को सही राह पर ले आई। अब ये क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, देखेंगे इस जल प्रलय में पाठ में किस प्राकृतिक आपदा का वर्णन किया गया है? तो आप लोग बताएंगे। तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ का वर्णन किया गया है।